हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6 स्टाफिंग फुल चैप्टर। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म्ड आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मैनेजरियल फंक्शन है जो कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता है। इट इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, recruitment, selection, training, development, compensation, promotion and maintenance of employees। इसमें मैन पावर प्लानिंग, कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, प्रमोशन और मेंटेनेंस किया जाता है। अब स्टाफिंग इंश्योर्स दैट द राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। स्टाफिंग इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को सही जगह पर, राइट जॉब पर और सही समय पर जॉब दे। It helps the organization achieve its objective through efficient human resource। ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसकी मदद से efficient यूज होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल पर्सन। स्टाफिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट स्किल्ड एंड सुटेबल पीपल फॉर every job। Without staffing, vacant positions cannot be filled and work will be affected। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है स्किल्ड और सुटेबल पीपल को यानी सुटेबल एम्प्लॉयज को हर जॉब के लिए। बिना स्टाफिंग के वैकेंट पोजीशंस नहीं भरी जा सकती और इससे काम में बाधाएं आएगी, काम नहीं होगा, काम इफेक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही आदमी को सही जॉब देना। Through proper recruitment and selection, staffing places the most suitable person in the most suitable job। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की मदद से स्टाफिंग प्लेस द मोस्ट सुटेबल पर्सन इन द मोस्ट सुटेबल जॉब। सबसे सुटेबल पर्सन को सुटेबल जॉब दिया जाता है, इससे इफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है। थर्ड, सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। ट्रेंड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय प्रोवाइड करने से स्टाफिंग बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, एक्सपेंड होती है और अचीव कर सकती है लॉन्ग टर्म सक्सेस। फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। By planning the workforce and analyzing job recruitment, the organization can ensure the right number and kind of employees are available where they are needed। इसका मतलब यह है कि स्टाफिंग वर्कफोर्स की प्रॉपर प्लानिंग करती है और जॉब रिक्वायरमेंट को एनालाइज करती है। इससे राइट नंबर और राइट टाइप के एम्प्लॉय सही जगह पर अवेलेबल होते हैं, जिससे ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। फिफ्थ पॉइंट, improves job satisfaction and morale of employees when employees are given suitable jobs and fair rewards for their efforts। They feel satisfied and motivated, which improves their morale and strengthen their attachment with the organization। इसका मतलब यह है कि जब एम्प्लॉयज को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब और फेयर रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो वे सेटिस्फाई और मोटिवेट फील करते हैं। इससे उनका मोरल बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन पर के प्रति लॉयल्टी और स्ट्रांग होती है। सिक्स पॉइंट है ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इन मॉडर्न टाइम्स। टुडे स्टाफिंग हैज गेन्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस ड्यू टू advancement in technology, increase in size of organization, complicated behavior of human beings। मतलब कि स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ गया, जिसके कारण स्टाफिंग की जरूरत है। कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए स्टाफिंग का जरूरत है। अब हम समझते हैं स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी एचआरएम के बीच का रिलेशन। स्टाफिंग मेनली एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन होती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का यूज होता है, जबकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इसी का एडवांस फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एचआरएम होता है। अब हम इसका देख लेते हैं क्या है। स्टाफिंग छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। एचआरएम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग एचआर डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड सभी फंक्शन हैंडल करता है। अब हम एक्टिविटीज ऑफ एचआरएम देखते हैं। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट।
सबसे पहला फंक्शन रिक्रूटमेंट है, इसमें सुटेबल कैंडिडेट को सर्च और अट्रैक्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है जॉब एनालाइजिंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालाइज है दूसरा पॉइंट। इसमें जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। थर्ड पॉइंट कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स। तीसरा फंक्शन है एम्प्लॉयज के लिए सैलरी, बोनस और इंसेंटिव्स का प्लान बनाना। फोर्थ पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चौथा फंक्शन है एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करना ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। अब देखते हैं पांचवा फंक्शन, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियन के बीच अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, लेबर रिलेशन। सिक्स पॉइंट एम्प्लॉय वेलफेयर। छठा फंक्शन है एम्प्लॉयज का सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाना। सेवन पॉइंट लीगल कॉम्प्लीमेंट्स। सातवां फंक्शन लेबर लॉज का पालन करना और लीगल प्रॉब्लम से ऑर्गेनाइजेशन को बचाना। एट ग्रीवेंस हैंडलिंग, मतलब एम्प्लॉयज की कंप्लेंट और ग्रीवेंस को सॉल्व करना। स्टाफिंग प्रोसेस, फर्स्ट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है वो पहले देखा जाता है, निकाला जाता है। फिर सेकंड रिक्रूटमेंट, उनको रिक्रूट किया जाता है। फिर थर्ड सिलेक्शन, उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है। फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उनको प्लेस किया जाता है कि कौन से जॉब के लिए ये सुटेबल है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ प्रोसेस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेन किया जाता है और डेवलपमेंट होता है उनका। सिक्स पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको बोनस, इंसेंटिव वगैरह देना। सेवेंथ है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, उनको प्रमोशन देना। एट्थ कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन देना। अब हम स्टाफिंग प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। द स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट विद एस्टिमेटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज नीड बाय द ऑर्गेनाइजेशन in the near future in term of quantity and quality. स्टाफिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है जब स्टार्ट्स विथ एस्टिमेटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि सबसे पहले ये पता किया जाता है कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एम्प्लॉयज की नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्यूचर में होगी, और कितने क्वांटिटी में होगी और कौन से क्वालिटी, कौन से स्किल्स और एक्सपीरियंस वर्कर की जरूरत होगी। तो टू एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट requirement, the organization follows three steps. First, workload analyzing. It involves studying the work to be done in different departments and determining the number and kind of people required for to complete a job. पहले ये देखा जाता है कि क्या काम करना है, कितने डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो देखा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट वर्कफोर्स एनालाइज। It means examining the existing employees working in the organization to how many are available, their skills, performance, whether there is a shortage or surplus of staff. Workforce analyzing मतलब कि एनालाइज करना कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी शॉर्टेज तो नहीं है या सरप्लस स्टाफ है, ये सब देखना वर्क फोर्स एनालिसिस कहलाता है। थर्ड, comparison. After analyzing workload and workforce, the manager compares the requirement with the suitable staff to find out the gap. Analyzing के बाद वर्कलोड और वर्कफोर्स को मैनेजर कंपेयर करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने अवेलेबल स्टाफ हैं हमारे पास, और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उस गैप को भरने के लिए, उस काम को करने के लिए। दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर टू रिक्रूट मोर और रिडिप्लॉय और रिड्यूस स्टाफ, मतलब कि ये डिसाइड करने में मदद करती है कि और एम्प्लॉयज रिक्रूट करना है कि रिड्यूस करना है। ये सब कंपैरिजन में आ जाता है। ये सब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप में किया जाता है। सेकेंड स्टेप, recruitment. Recruitment is the process of attracting people to apply for job in the organization. Recruitment एक process है जिसमें attract किया जाता है employees या people को कि वह job के लिए organization में apply करें।
The manager encourage more and more people to apply so that the organization get larger pool of candidate. मैनेजर एनकरेज करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में, और जिससे लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट एंड कैन चूज द बेस्ट ऑफ देम, उनमें से सबसे बेस्ट को चूज करा जा सके। अब थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें चूज किया जाता है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को, जो भी जॉब खाली है, जॉब पोजीशन खाली है, उसको भरने के लिए। इट इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यू एक्सेट्रा। ये किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें इन्वॉल्व होता है टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर ए टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, कि सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करना। बी टू मेक सेलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया जाता है, जिसको भी सेलेक्ट किया जाता है, उसको सीरियसली रियलाइज कराना होता है कि क्या करना है उसको ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मींस असाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट टू सुटेबल जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लेसमेंट का मतलब है कि उसको जॉब के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब दे देना ऑर्गेनाइजेशन में। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉयज इज इशूड एन अपॉइंटमेंट लेटर एंड आस्क्ड टू ज्वाइन द पोजीशन। सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि ज्वाइन करे उस पोजीशन के लिए। ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल। ओरिएंटेशन का मतलब है, या ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन और उनके लोगों से या एम्प्लॉयज से। इट हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द वर्क एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट क्विकली। इससे एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड, जो भी नया एम्प्लॉय आया होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट को आसानी से एडजस्ट कर सकता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू फैमिलियराइज न्यू एम्प्लॉयज विद द कंपनी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है जिसके थ्रू नए एम्प्लॉयज को फैमिलियराइज किया जाता है कंपनी के साथ। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एनहांस द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू कीप देम मोटिवेटेड। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। उनके स्किल्स और नॉलेज एम्प्लॉयज को बढ़ाने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। दिस हेल्प्स एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर। इससे एम्प्लॉयज को बेटर परफॉर्म करने में मदद करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को हाई गोल्स अचीव करने में और ग्रो करने में मदद करेगा, और एम्प्लॉयज को भी उनके करियर में ग्रो करने में मदद करेगा। सिक्स्थ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है, आंका जाता है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। जो भी डिफाइंड स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि इतना काम इसको करना है, उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड्स आर कम्युनिकेटेड इन एडवांस। पहले से ही उनको बता दिया जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, ये काम करना है। सुपीरियर असेस द परफॉर्मेंस एंड शेयर फीडबैक टू हेल्प एम्प्लॉयज इंप्रूव एंड परफॉर्म बेटर। जो सीनियर्स होते हैं वो उनको एसेस करते हैं, मतलब देखते हैं उनके परफॉर्मेंस को और फीडबैक देते हैं एम्प्लॉयज को, जिसके कारण वो इम्प्रूव और अपने को बेटर परफॉर्म कर सकें। सेवेंथ पॉइंट, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉयज टू द हायर पोजिशन विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। प्रमोशन का मतलब है एक एम्प्लॉयज को हायर पोजिशन में मूव करना या उसकी पोजिशन बढ़ा देना और उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जाए, यही प्रमोशन कहलाता है। यूजुअली प्रमोशंस आर गिवन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज। ज्यादातर प्रमोशन उनके एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस और फीडबैक के हिसाब से दी जाती है। दिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड टेक हायर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मदद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एम्प्लॉयज के लिए, उनको ग्रो करने के लिए और हायर रोल्स
मतलब कि नए नए रोल्स प्ले करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब निभाने के लिए। 8th पॉइंट, कंपनसेशन। Manager determine the right compensation for the employees based on the factors like qualification, type of job, experience and responsibility. मैनेजर देखता है कि राइट कंपनसेशन किस एम्प्लॉयज को कितना कंपनसेशन देना है, और ये कंपनसेशन बेस्ड होता है उनकी क्वालिफिकेशन, किस टाइप का जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। फाइनेंशियल कंपनसेशन इज ऑफ टू टाइप, टाइम बेस्ड पेमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम बेस्ड पेमेंट क्या होता है। इन दिस प्लान सैलरी और वेजेस आर पेड टू द एम्प्लॉयज ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। टाइमली बेस्ड में पेमेंट मतलब होता है कि सैलरी और वेजेस उनको एम्प्लॉयज को या तो डेली दिया जाता है, या तो वीकली दिया जाता है, या तो मंथली बेसिस पे दिया जाता है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट मतलब इन दिस प्लान पेमेंट आर गिवन एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट। इनमें जब पेमेंट दिया जाता है जब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ऑफ टारगेट के बेस पर दिया जाता है पेमेंट। अब हम देखते हैं कंपोनेंट, एलिमेंट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट, मतलब कि रिक्रूट करना। दूसरा, सेलेक्टेड, बेस्ट ऑप्शंस को चूज करना। थर्ड, उनको ट्रेनिंग देना। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड encouraging suitable candidate to apply for the vacant job positions in the organization. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करती है और एनकरेज करती है कैंडिडेट को कि वैकेंट जॉब के लिए या वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन कौन से किस तरह से रिक्रूटमेंट होता है। ये दो टाइप से होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। अंडर इंटरनल सोर्स द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्स का मतलब है कि जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल किया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एम्प्लॉयज से ही उस जगह को भरी जाएगी, वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल की जाएगी। अब हम देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस। फर्स्ट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कम कॉस्ट लगता है ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड, इट बूस्ट द मोरल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयज। इसकी मदद से करंट एम्प्लॉयज के मोरल और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थर्ड, ट्रेनिंग कॉस्ट इज लो एंड एज एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्क। ट्रेनिंग का कॉस्ट कम होता है क्योंकि एम्प्लॉयज पहले से ही इस कंपनी के वर्क एनवायरनमेंट से फैमिलियर हैं, मतलब मिले हैं। Fourth, it reduces the chance of leaving the job as employees are aware of the policies and working conditions. इससे एम्प्लॉयज को जॉब छोड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये पॉलिसीज है कि इंटरनल उनको प्रमोशन मिल सकता है, हायर पोस्ट में जाने को मिल सकता है, इसलिए उनको जॉब छोड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। Fifth, it encourages healthy competition among employees and helps in their growth and development. इसकी मदद से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की मदद से एनकरेज होता है हेल्दी कंपटीशन, मतलब अच्छा खासा कंपटीशन होता है एम्प्लॉयज के बीच, जिससे एम्प्लॉयज की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। फर्स्ट, ट्रांसफर। ट्रांसफर इज द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर from one job, department or location to another without changing the employee's rank or position. ट्रांसफर का मतलब है कि एम्प्लॉयज का मूवमेंट करना एक जॉब से या एक डिपार्टमेंट से या एक लोकेशन से दूसरे, उसकी बिना रैंक और पोजीशन बढ़ाए। इन ट्रांसफर द एम्प्लॉयज कंटिन्यूज एट द सेम लेवल। ट्रांसफर में एम्प्लॉयज अपने सेम लेवल पर काम करता है, सिर्फ वर्क प्लेस और डिपार्टमेंट चेंज होता है, मतलब काम करने की जगह और डिपार्टमेंट चेंज होता रहता है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रांसफर में सेम डेजिग्नेशन होता है, सेम अथॉरिटी होती है, सेम सैलरी होती है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ वर्क प्लेस और डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स
Moving an employee from one job position to another with a higher level of authority. प्रमोशन का मतलब है एक एम्प्लॉय को मूव करना उसके जॉब पोजीशन से एक हायर पोजीशन और उसको हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी दी जाए. In promotion, the rank, responsibility and prestige increase. मतलब कि उसका रैंक इंक्रीज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडर में काम करने वाले लोग इंक्रीज हो जाते हैं. द सैलरी और कंपनसेशन ऑल्सो इंक्रीज. इनकी सैलरी और कंपनसेशन भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. External sources of recruitment is a process of attracting candidate from the outside the organization to fill vacant jobs. External source of recruitment या external recruitment एक process है कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से और जो भी वेकेंट जगह है जॉब है उसको भरने के लिए. अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फर्स्ट, न्यू पर्सपेक्टिव brings different idea, fresh thinking and new approach to the organization. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से नए एम्प्लॉयज आते हैं, ये नए आइडियाज लेके आते हैं, फ्रेश थिंकिंग और नए अप्रोच, कोई भी काम करने का नया अप्रोच लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड पॉइंट, लार्जर टैलेंट पूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट. मतलब ये प्रोवाइड करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अट्रैक्ट हो with deserve skills and experience, जिनके पास skills हो और experience भी हो. Third point, access to expert helps in hiring skills, experience and specialized professionals for better result. External recruitment की मदद से ये हेल्प करती है हायरिंग स्किल्ड वर्कर, एक्सपीरियंस वर्कर और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने में मदद करती है. बूस्ट परफॉर्मेंस कल्चर encourage healthy competition and motivation existing employees to perform better. इससे एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है जिससे मोटिवेट होते हैं जो करंट में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको बेटर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज किया जाता है. अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. फर्स्ट, लोअर एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस. मतलब एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. When outsiders are given for preference, जब आउटसाइडर को प्रेफरेंस दी जाए तो करंट एम्प्लॉय में फील्स डिसअपॉइंटेड एंड लॉस कॉन्फिडेंस. मतलब जो करंट एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं करंट में ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, एडेप्टेशन चैलेंजेस. New hires from outside may take time to understand the company culture, policy and work system. जब नए एम्प्लॉयज को हायर करेंगे बाहर से तो उनको टाइम लगेगा कंपनी के कल्चर को अंडरस्टैंड करने में, पॉलिसी और वर्क सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में. थर्ड पॉइंट, हायर कॉस्ट इन्वॉल्व. इट इन्वॉल्व्स मोर एक्सपेंस सच एज एडवर्टाइजमेंट, एजेंसी फी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट. इसमें एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट में हायर कॉस्ट लगता है क्योंकि इसमें हमको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, एजेंसी की फीस देनी पड़ती है जिसके थ्रू आते हैं एम्प्लॉयज, नए वर्कर्स. सिलेक्शन प्रोसेस में भी लगता है, एक्सपेंस कॉस्ट होता है और बहुत सारे अलग कॉस्ट लगते हैं बहुत तरीके के. और फोर्थ पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. It requires more time at every step, like searching candidate, screening candidate, shortlisting, interviewing and final selection. इसमें बहुत समय लगता है. पहले तो सर्च करो कैंडिडेट को, उसको देखो, उसकी स्किल्स को देखें, उसको शॉर्टलिस्ट करें, इंटरव्यू ले और फिर फाइनल सिलेक्शन पे आते हैं. तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. The common method of external source of recruitment are direct recruitment. In this method, the organization announces the vacant job positions through its own channel, like notice board, get notice, company website और publications. मतलब इस मेथड में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करती है जो भी वेकेंट जॉब पोजीशन रहती है कंपनी में, जो भी खाली जगह रहती है, पोजीशन जॉब पोजीशंस रहती हैं, उनको अपने चैनल के थ्रू
नोटिस बोर्ड के थ्रू, गेट नोटिस, गेट के बाहर जो नोटिस लगाया रहता है, कंपनी के वेबसाइट और पब्लिकेशंस के थ्रू अनाउंस करती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दिस मेथड इज द मोस्ट यूजफुल फॉर जॉब दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। ये मेथड वहां यूजफुल है जॉब उस तरह की कंपनीज में या उस तरह के जॉब्स होते हैं जहां कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल प्यून, स्वीपर, हेल्पर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। यूजुअली वीक कंपनीज कीप एन एप्लीकेशन फाइल्स एट द रिसेप्शन, मतलब ज्यादातर बड़ी कंपनियां एप्लीकेशन फाइल अपने रिसेप्शन पे रखती हैं। In this file, they keep all the pending application that job seekers list when they visit. इस फाइल में वो सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस होती हैं जब पुराने जॉब ढूंढने आते हैं लोग, एम्प्लॉयज, वो जब विजिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका एप्लीकेशन बचा रहता है। दिस फाइल इज ट्रीटेड एज वेटिंग लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। इस फाइल को वेटिंग लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट कहा जाता है या उस तरह ट्रीट किया जाता है। Whenever a vacancy arises, suitable candidate from the waiting list are connected. मतलब जब भी वैकेंसी खाली रहती है, वैकेंसी में होती है, तब उनमें से सुटेबल कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट से कांटेक्ट करते हैं। It is a convenient and low cost method to find potential employees for available job positions. ये सबसे सरल और लो कॉस्ट मेथड है जिससे हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज, ज्यादा एम्प्लॉयज को आप अवेलेबल पोजीशंस के लिए हायर कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज one of the most widely used method of external recruitment to inform people about the vacant job position. Advertising एक सबसे मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट का, जिसके थ्रू इन्फॉर्म पीपल को इन्फॉर्म किया जाता है वेकेंट पोजीशंस, वेकेंट जॉब पोजीशंस के बारे में। थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ द जॉब ओपनिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है डिटेल जो भी जॉब की पोजीशंस होती हैं, जॉब वैकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं, उसको बड़े मात्रा में, बड़े लोगों से, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करती है। द मेन ड्रॉबैक इज दैट इट में रिसीव अ वेरी हैवी रिस्पॉन्स। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत सारा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ज्यादा, मतलब कि इतना ज्यादा कि सबको रख नहीं सकते। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज act as intermediaries between job seekers and organizations that have vacant jobs. गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट वो एक्ट करती है एक इंटरमीडिएट बिटवीन जो भी जॉब सीकर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच का काम करती है, उनको कनेक्ट करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेकेंट जॉब पोजीशंस है उसको बताती है जो जॉब सीकर्स हैं। However, the records maintained by the employment exchange are often outdated or not regularly updated. जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा, या तो वो आउटडेटेड होता है और या तो रेगुलरली अपडेट नहीं रहता, इसलिए हमेशा सुटेबल कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज ऑफर सर्विस टू मैच द राइट people with the right job based on the demand and supply of workforce. They collect biodata and other details from job seekers and forward them to the organization looking for suitable candidates. इसका मतलब यह है कि प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल कैंडिडेट ढूंढने में मदद करती है। ये जॉब सीकर्स की बायोडाटा और डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये राइट पर्सन को राइट जॉब से मैच करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। एट टाइम्स सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी विजिट यूनिवर्सिटी, मतलब ज्यादातर सीनियर ऑफिसर्स
कंपनी के विजिट करते हैं यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। क्यों जाते हैं? वो हायर करने फ्रेश ग्रेजुएट्स और पीपल विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज। वो जाते हैं हायर करने के लिए जो भी फ्रेश नए लोगों को या नए ग्रेजुएट्स को जिनके पास लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज हो, उनको हायर करने के लिए। कंपनीज प्रेफर फ्रेश टैलेंट एज दे कैन बी ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड एज पर देयर नीड्स। कंपनी ज्यादातर प्रेफर करती है फ्रेश टैलेंट और उनको ट्रेन और डेवलप कर दिया जाता है अपने काम के अनुसार। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। Many companies encourage their employees to recommend the name of their relative, friends, and other known peoples for the vacant job opening in the organization. बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करती है और रिकमेंड करती है, बोलती है, एम्प्लॉयज को कहती है कि रिकमेंड करो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको अपने कंपनी या अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेकेंट जॉब्स के बारे में रिकमेंड करें। अब लास्ट टॉपिक है आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन्स क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वर्कर्स and arrange the required number of unskilled workers at short notice. लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करता है एक कॉन्टेक्ट, मतलब वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशन बना रहता है और इसके कारण जब भी छोटे समय पे अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत हो तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बड़े आसानी से वर्कर्स लाकर देता है। फॉर एग्जाम्पल सर्विस दे चार्ज अ सर्टेन कमीशन, इस सर्विस के लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट होता क्या? नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स जॉब वैकेंसीज थ्रू टीवी चैनल्स। इस समय पे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अपने वैकेंसीज को प्रमोट करती है टीवी चैनल्स के थ्रू और वो दे हाईलाइट द जॉब रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर एप्लीकेंट। वो हाईलाइट करती है कि हमको किस तरह के जॉब एम्प्लॉयज या एप्लीकेंट की जरूरत है और उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब वह हाईलाइट करती है। दिस मेथड हेल्प्स देम रीच अ वाइड ऑडियंस। इस मेथड से उनको मदद होता है कि वो वाइड ऑडियंस, ज्यादा लोगों से जुड़ सके क्विकली। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। Many websites are built to connect employees with job seekers. बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज और जॉब सीकर्स कनेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। These platforms shares details about open positions and company profile. ये प्लेटफॉर्म्स सब कुछ डिटेल्स शेयर करती है, किस पोजीशन के लिए है, कंपनी की क्या प्रोफाइल्स हैं, ये सब शेयर करती है। Popular job portals includes Naukri.com and Monster.com and many more. ये पॉपुलर पोर्टल हैं Naukri.com और Monster.com और भी बहुत सारी हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। फर्स्ट, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट, वेकेंट पोजीशंस आर फिल्ड बाय प्रमोटिंग एंड ट्रांसफरिंग करेंट एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी वेकेंट जॉब या पोजीशंस होती हैं उनको प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग के थ्रू जो भी कंपनी में करेंट एम्प्लॉयज होते हैं उसके थ्रू भरा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। और जबकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, vacant positions are filled by recruiting candidate from outside the organization. जो भी vacant positions होती हैं उसको भरा जाता है रिक्रूटमेंट के थ्रू, कैंडिडेट जो भी बाहर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट किया जाता है। अब हम देखते हैं टाइम। इट टेक लेस टाइम एंड द कैंडिडेट आर ऑलरेडी नोन टू द कंपनी। मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट में कम टाइम लगता है और जो भी कैंडिडेट होता है वो कंपनी को पहले से जानते हैं, जबकि एक्सटर्नल सोर्स में इट टेक्स मोर टाइम ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से और सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से। अब नेक्स्ट बेसिस है कॉस्ट। इट इज मोर इकोनॉमिकल सिंस देयर इज नो नीड टू सर्च आउटसाइड सोर्स।
ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, इसमें पैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बाहर से कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई सोर्सेस की जरूरत नहीं है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का होता है, इसलिए इकोनॉमिकल होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इट इज कॉस्टलियर एज इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन। ये कॉस्टलियर है या इसमें कॉस्ट ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेसिस है चॉइस। लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट आर अवेलेबल, सो ऑप्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, मतलब जो अच्छा काम करेगा उसी को ना प्रमोट करेंगे, उसी का ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत कम रहते हैं। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में a large number of candidates are available giving wider options। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं और ये हमको या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने वाले को वाइडर ऑप्शंस देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि इनमें से बेस्ट को चूज करो। अब लास्ट बेसिस है एम्प्लॉयज मोरल। इट improves employees moral as they get growth and advancement opportunity। मतलब इसके थ्रू एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज होता है और क्योंकि उनको ग्रोथ और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट में आप देखते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में इट में रिड्यूस एम्प्लॉयज मोरल एज आउटसाइडर गेट प्रेफरेंस ओवर एग्जिस्टिंग स्टाफ। मतलब कि इसमें एम्प्लॉयज का मोरल कम हो जाता है क्योंकि बाहर के लोगों को प्रेफरेंस पहले दी जाती है एग्जिस्टिंग जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनसे पहले। नेक्स्ट टॉपिक और मेन टॉपिक है सिलेक्शन। Selection means picking the right and most appropriate candidate to fill the vacant job positions in the organization। Selection का मतलब है कि सही आदमी को चूज करना और एकदम एक्यूरेट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को, सही आदमी को चूज करना जिसके पास सही स्किल्स और नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो उस जॉब पोजीशंस के लिए, वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन प्रोसेस, the selection process is the step-by-step procedure of identifying and choosing the best person from a group of eligible candidates for a particular job। Selection process एक step by step procedure है आइडेंटिफाई करने को और चूज करने को सबसे अच्छे आदमी को, सबसे बेस्ट पर्सन को एक ग्रुप में से जो कि एलिजिबल कैंडिडेट है, एलिजिबल है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग is the first step of selection। It helps to remove unsuitable and unqualified candidate on the basis of detail provided in the application form। सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। इस स्टेज में कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म चेक किए जाते हैं और जो कैंडिडेट जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी को मीट नहीं करते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे सिर्फ सूटेबल कैंडिडेट ही नेक्स्ट स्टेज में जा पाते हैं, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। सेकेंड, सिलेक्शन टेस्ट। आफ्टर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइजेशन conducts various tests to check the knowledge, skills, aptitude and personality of candidate। मतलब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है बहुत सारे टेस्ट, ये चेक करने के लिए कि उनका नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी कैंडिडेट का चेक करने के लिए। द टाइप ऑफ टेस्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। कौन से टाइप ऑफ टेस्ट लेना है ये डिपेंड करता है कौन सी तरह की, किस तरह की जॉब की प्लेस की रिक्वायरमेंट है। Some organization also design their own test according to their specific need। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है और अपने हिसाब से बनाती है उनके नीड के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग। ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। कैंडिडेट हु क्लियर्स द टेस्ट आर इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट टेस्ट को पास करता है उनको इनवाइट किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
A final interview is conducted by a panel of experts to assess the candidate suitability for the job. जो फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है वो एक पैनल यानी खूब सारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं कि कैंडिडेट सुटेबल है या इस जॉब के लिए कि नहीं, उसको देखने के लिए। अब फोर्थ स्टेप है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मतलब कि किसके थ्रू आया है और उसका क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इन द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 2 रेफरेंस नेम। मतलब कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कैंडिडेट को जरूरी होता है वो कि प्रोवाइड करे 2 रेफरेंस नेम जिनसे उनके बारे में पूछा जा सके। If they qualify the interview, the organization verifies the personal and professional background by contacting the given reference. मतलब कि अगर वो इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करने के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देखने के लिए जो भी रेफरेंस दिया जाता है उनसे कनेक्ट करती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे उनके बारे में पूछती है। फिफ्थ स्टेप है सिलेक्शन डिसीजन। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक, द एलिजिबल कैंडिडेट आर शॉर्टलिस्टेड। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, जब सक्सेसफुली टेस्ट दे देता है, मतलब टेस्ट में पास हो जाता है, इंटरव्यू में भी, और रेफरेंस भी चेक हो जाता है, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फाइनली द मैनेजमेंट सेलेक्ट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द फाइनलिस्ट। और लास्ट में मैनेजमेंट सेलेक्ट करती है जो सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट है उसको फाइनलिस्ट में कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है। Sixth step है medical examination. Before issuing the appointment letter, the selected candidate are required to undergo a medical test to ensure they are physically fit for the job. जब ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसका मेडिकल या फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। इससे यह इंश्योर किया जाता है कि वो फिजिकली फिट है इस जॉब के लिए कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप है जॉब ऑफर। Candidate who clear the medical test are issued a job offer letter. मतलब जो भी कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेता है उनको जॉब ऑफर लेटर दिया जाता है। The letter includes date of joining, salary, terms and condition of employment. मतलब जो लेटर दिया जाता है उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाती है, सैलरी दी जाती है और कंपनी की या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स और कंडीशंस दी जाती है। एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। टाइपिकली कैंडिडेट आर गिवन एडिक्वेट टाइम टू एक्सेप्ट एंड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। और कैंडिडेट को एक सीमित समय दिया जाता है या लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि वो एक्सेप्ट करे ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइन करे ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। वंस द कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, एक बार जो कैंडिडेट ने या एम्प्लॉय ने जॉब लेटर ऑफ एक्सेप्ट कर लिया, इट लीड्स टू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब कि वो साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस both the employer and employee exchange a sign the required document as per company policy. जब भी ये प्रोसेस होती है तो उसमें जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है वो दोनों एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं जो भी कंपनी की पॉलिसीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर करंट जॉब इफेक्टिवली। ट्रेनिंग मतलब होता है एम्प्लॉयज को नॉलेज, उस चीज की नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड जो भी उस करंट जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए जरूरत है वो सब दी जाए। एम्प्लॉयज आर गिवन ट्रेनिंग so that they can improve their performance and do the job in the best possible way. एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और जॉब को बेस्ट पॉसिबल सही, सबसे सही तरीके में कर सके, अपना जॉब कर सके। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब डेवलपमेंट मतलब होता है कि ओवरऑल ग्रोथ एम्प्लॉय की। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ
एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मेन फोकस होता है उसका पर्सनल ग्रोथ, उसके करियर का ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कि लंबे समय तक उसका सक्सेस के लिए ये डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट हैज अ बॉर्डर scope as it includes training along with other activities। डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप होता है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी और अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूड होती है, इंक्लूडेड होती है, जिसकी मदद से एम्प्लॉयज ग्रो होते हैं और बेटर इंडिविजुअल और वैल्यूएबल एसेट्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नीड्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूस लर्निंग टाइम। A trained employee learns the job quickly and requires less time to become effective। मतलब जिनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको कम समय लगता है अपने जॉब को सीखने में, समझने में, और वो इफेक्टिव काम करते हैं। दिस रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेस प्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके कारण रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट, अर्निंग मोर। Training and development helps in building positive attitude among employees towards the organization। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट या पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है एम्प्लॉयज का कंपनी के तरफ, which leads the better support and understanding and teamwork। जिसकी मदद से बेटर सपोर्ट मिलता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और टीम वर्क अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट, better performance। Trained employees perform better than untrained employees। जो भी trained employees होता है वो better होता है untrained employees से। The knowledge, skills and ability are improved and they gain practical experience। उनकी knowledge, skills, ability सब कुछ improve होती है और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं बिफोर हैंडलिंग द जॉब। जॉब मिलने से पहले वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है फोर्थ, हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ट्रेनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम लाइक absenteeism, wastage of resources, employees dissatisfaction and lack of teamwork। ट्रेनिंग की मदद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, जैसे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज के डिससेटिस्फैक्शन और लैक ऑफ टीम वर्क, मतलब टीम वर्क में कमी। इट स्ट्रेंथन्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। इसकी मदद से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन बन जाता है और एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल इश्यूज सब सॉल्व कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट्स होगा एम्प्लॉयज के लिए। फर्स्ट, बेटर कैरियर ऑप्शन। मतलब उनको अपने कैरियर के लिए बेटर ऑप्शन मिलेगा, उनका ग्रोथ होगा, अच्छा होगा, उनको नई स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसके उनका कैरियर का ग्रोथ होगा। सेकेंड पॉइंट, अर्निंग मोर। अगर वो नई चीजें सीखेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे तो उनकी अर्निंग, इंसेंटिव, बोनस वगैरह मिलेगा। थर्ड, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से उनका मोरल बूस्ट होता है, मतलब मोरल बढ़ जाता है कि मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। उनका साइकोलॉजिकली बहुत एक्सपीरियंस फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। अब लास्ट पॉइंट है लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब कि इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की मदद से एक्सीडेंट का चीजें कम हो जाएंगे, मतलब कि किसी चीज का खराब होना, रिसोर्सेज का खराब होना, रिसोर्सेज का गलत यूज होना, ये सब कम हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें दो टाइप के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, फर्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग is given to the employees while they are performing their regular job। On the job training employees को तब दी जाती है जब वो काम कर रहे हो, ऑलरेडी जॉब पर रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो। In this method, employees learn while working under the guidance of their senior। इस मेथड में employees लर्न करते हैं, सीखते हैं और काम करते हैं सीनियर के गाइडेंस में, सीनियर के निगरानी में।
अब सेकेंड टाइप है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज अवे फ्रॉम द रेगुलर वर्क लोकेशन। मतलब ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाती है अपने वर्क लोकेशन से दूर जाके, या रेगुलर वर्क लोकेशन से अलग से अलग से सिखाया जाता है। इन दिस मेथड एम्प्लॉयज आर रियलाइज्ड फॉर देयर from their work duties and sent to training program और institution। इस मेथड से एम्प्लॉयज को रियलाइज किया जाता है फॉर देयर वर्क ड्यूटीज, उनका काम क्या है, और उनको सेंड किया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। अब हम देखते हैं पॉपुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब है कि एक एक्सपीरियंस ट्रेनर गाइड द लर्नर इन एक्वायरिंग पर्टिकुलर स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स ऑन द जॉब। मतलब कि एक्सपीरियंस ट्रेनर गाइड करता है जो भी सीखने वाला होता है उसको प्रैक्टिकल स्किल्स एक्वायर करने में, देने में मदद करता है जॉब के थ्रू। द ट्रेनी ऑब्जर्व्स प्रैक्टिस एंड ग्रेजुअली परफॉर्म द वर्क इंडिपेंडेंटली। जो ट्रेनी होता है वो ऑब्जर्व करता है, प्रैक्टिस करता है, निरंतर परफॉर्म करता है काम को इंडिपेंडेंटली, अकेला। इट इज सुटेबल फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस एंड मैकेनिक्स। ये ज्यादातर सुटेबल होता है स्किल्ड प्रोफेशंस के लिए, जैसे कि प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, मैकेनिक्स हो गए। अब सेकंड मेथड है इंटर्नशिप। स्टूडेंट्स वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड टू गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। इसमें इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेड सीमित समय के लिए, जिसमें वो गेन करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और इंडस्ट्रियल के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्रियल में कैसे काम होता है, क्या कैसे होता है। इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड रियल वर्क सिचुएशन। वो इस उनको मदद करती है रियल वर्क सिचुएशन को समझने में और अप्लाई देयर क्लासरूम लर्निंग इन द वर्क प्लेस। और उनको मदद करती है कि आप जो भी क्लासरूम में सीखा होता है उसको वर्क प्लेस में लगाने में। थर्ड, इंडक्शंस एंड ओरिएंटेशंस। दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग गिवन टू द न्यू एम्प्लॉय। ये सबसे पहला ट्रेनिंग है जो कि नए एम्प्लॉयज को दी जाती है। इट फैमिलियराइज देम विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये फैमिलियराइज मतलब कि उनसे मिलवाता है, ऑर्गेनाइजेशन का बारे में सब कुछ समझाता है, उसकी पॉलिसीज, रूल्स, वर्क कल्चर और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी मदद से वो एडजस्ट कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन में क्विकली और काम को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम स्टार्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड। इसका एक मेथड है वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल इज अ डुप्लीकेट मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टिबुल स्कूल एक डुप्लीकेट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जैसे दिखने वाला एक मॉडल बना दिया जाता है, उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन एक्सपेंसिव एंड डेलीगेटेड मशीन्स आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ज्यादातर तब किया जाता है जब एक्सपेंसिव और डेलीगेट, महंगी और अच्छी मशीन्स यूज की जाती है ऑपरेशंस में। इन दिस मेथड्स अ डमी मॉडल एंड रेप्लिका ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड। मतलब कि ये मेथड में ज्यादातर डमी मॉडल और रेप्लिका मशीन का प्रिपेयर किया जाता है। मतलब उसी तरह दिखने वाला, उसी तरह काम करने वाला, पर डुप्लीकेट होता है, डमी होता है, सिर्फ सिखाने के लिए। एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन दिस डमी मॉडल। मतलब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है डमी मॉडल में इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीन, ओरिजिनल मशीन का यूज करने की वजह। इससे क्या होता है कि ओरिजिनल मशीन्स में थोड़ा ज्यादा खतरा होता है और कॉस्टली होता है, इसलिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में डमी मॉडल का यूज किया जाता है सिखाने के लिए। अगर महंगी मशीन्स में सिखाएंगे तो अगर खराब हो जाएगी तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए डमी मॉडल का यूज किया जाता है।